प्रयागराज में अतीक से जुड़े प्रॉपर्टी डीलर पर कसेगा शिकंजा। ये बड़ी और अहम खबर लगातार प्रयागराज से सामने आ रही है। जो अतीक से जुड़े बिल्डर पर शिकंजा कसेगा। आर्थिक सपोर्ट करने वाले प्रॉपर्टी डीलर हुए हैं चिन्हित, तो प्रॉपर्टी डीलर पर शिकंजा कसेगा। प्रॉपर्टी डीलरों की अवैध प्लॉटिंग पर भी प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। बख्शी, सैदपुर, लखनपुर, रावतपुर, करेहंदा में ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो लगातार प्रयागराज एक्शन मोड में दिख रही है पीडीए की टीम। अवैध प्लॉटिंग पर ये कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। अतीक गिरोह को रियल एस्टेट से सपोर्ट करने का भी आरोप लगाया गया है, जिसके बाद कई बिल्डरों पर अब प्रशासन का शिकंजा कसेगा। अतीक से जुड़े प्रॉपर्टी डीलर्स पर शिकंजा भी कसेगा। आर्थिक सपोर्ट करने वाले प्रॉपर्टी डीलर को चिन्हित भी किया गया है। इस लिस्ट में कई प्रॉपर्टी डीलरों के भी नाम सामने आए हैं, जिन पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिलेगी और अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर भी चलेगा। बख्शी, सैदपुर, लखनपुर, रावतपुर, करेहंदा में ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। वही पीडीए की टीम अवैध प्लॉटिंग पर यह कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। तो लगातार अतीक के गुर्गों के साथ साथ अतीक की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। रियल एस्टेट से सपोर्ट का अतीक के गिरोह पर आरोप लगा है, जिसके बाद अब प्रॉपर्टी डीलर्स पर भी शिकंजा कसेगा। अवैध प्लॉटिंग पर भी पीडीए का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अतीक के गैंग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अब इस मामले में कई प्रॉपर्टी डीलरों के भी नाम सामने आ रहे हैं। किन किन के नाम इस लिस्ट में है? जी मुस्कान, बिल्कुल ये बीते 24 फरवरी को जब उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, इस पूरे मामले को लेके पुलिस की टीमें लगातार अतीक एंड कंपनी के इर्द गिर्द पूरी कार्रवाई कर रही है और अतीक के जितने भी करीबी हैं, जितने भी उसके मददगार हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है। अगर आज की बात की जाए तो माफिया अतीक अहमद के जुड़े प्रॉपर्टी डीलरों पर जो है शिकंजा कसने की तैयारी है और करेली क्षेत्र के कई स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग पर पीडीए का बुलडोजर चलेगा। जी बिल्कुल पवन, ये कार्रवाई कब और किस तरीके से की जाएगी? अगर कार्रवाई की बात की जाए तो अभी थोड़ी देर में करेली थाना क्षेत्र के बक्सी मोड़ा पर पीडीए का बुलडोजर जो है जा रहा है और थोड़ी देर में अतीक के जितने भी करीबी हैं और अतीक को जो ये रियल एस्टेट में सपोर्ट करते थे, उनके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी और तमाम ऐसी जगह जो चिन्हित की गई है पीडीए के द्वारा, उन पर आज जो है ये कार्रवाई की जाएगी। जी, खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। वही 2 साल की सजा भी उन्हें सुनाई गई है। ये बड़ी और अहम खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जो राहुल गांधी आईपीसी की धारा 499 और 500 में दोषी करार दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। 4 साल पुराने मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। सूरत की सेशन कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है, जहां राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। मोदी सरनेम संबंधित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को दोषी करारा गया है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी द्वारा एक चुनावी रैली में यह बयान दिया गया था, जिस पर आज सूरत सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और इसके बाद उन्हें 2 साल की सजा मुकर्रर की गई है। तो मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी द्वारा ये बयान दिया गया था कि सभी चोरों का सरनेम आखिर मोदी क्यों होता है, जिसके बाद उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं अब इस मामले पर आज बड़ा फैसला आया है, जहां राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, यानी कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मुकर्रर की गई है। इस जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, मानहानि के केस में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है, वहीं कोर्ट से बाहर आ रहे वकीलों ने क्या कुछ कहा है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि सभी चोरों के नाम सरनेम मोदी क्यों होता है वाले बयान से जुड़े मानहानि के केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है और इस फैसले के बाद 27 मिनट के बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। उसके ठीक बाद उन्हें जमानत दे दी गई है। आपको बताया कि 4 साल मानहानि का मामला चल रहा था। 17 मार्च को सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था और कोर्ट में राहुल भी मौजूद थे। राहुल गांधी पर धारा 500 के तहत ये कार्रवाई की गई है। इसमें 2 साल का
सजा का प्रावधान होता है। और वकीलों ने इस पूरी घटना को लेकर कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है और दया याचना हम नहीं करते हैं। आपको बताएं कि कोर्ट में इस मामले अमूमन को हमने लेकर देखा है कि जब मानहानि के केस को ऐसे होते हैं तो उनमें अगर माफी मांग ली जाए तो कुछ कोर्ट से राहत मिल जाती है, लेकिन राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई, तो क्या कुछ प्रक्रिया रही? जी मुस्कान, अगर बात की जाए तो उस वक्त अगर बात करें तो देश के अगर देखें तो कोष से कहीं ना कहीं लोन लेकर और भगोड़ा नीरव मोदी का मामला चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने नीरव मोदी और साथ ही साथ उससे प्रधानमंत्री मोदी के नाम को जोड़ने का बात कहा था। उसके मामले को लेकर गुजरात के एक पूर्व मंत्री की तरफ से याचिका दायर की गई थी। और बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान ये उनकी तरफ से बात कही गई थी। वहीं उन्होंने ये अपने अगर कथन को याद करें तो वो ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री के सरनेम को लेकर कटाक्ष करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई। अब देखने वाली बात ये होगी मुस्कान कि जिन्हें 2 साल की सजा होती है, उनके सदन चाहे विधानसभा के हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे राज्यसभा हो और चाहे कोई भी सदन का हिस्सा रहे, उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। तो इस मामले को लेकर अब राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया आती है वो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, लेकिन विभांशु, आज जब राहुल गांधी के वकील कोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मुझे माफी नहीं चाहिए, तो क्या लगता है अगर राहुल गांधी कोर्ट में माफी मांग लेते तो उनको सजा कुछ कम होती या क्या कुछ देखने को मिलता? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि उनके वकील की तरफ से कहा गया कि उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है, इसके लिए हम किसी प्रकार की दया याचना नहीं करते हैं। ऐसा राहुल गांधी के वकील के द्वारा सूरत कोर्ट में अपने मीडिया बाइट्स में कहा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ राहुल गांधी जेपीसी मामले को लेकर उनके दल के लोग मांग कर रहे हैं, वहीं पक्ष की सरकार उनसे लगातार जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए उनके भाषण है उसको लेकर माफी की बात कर, उसके ठीक बीच में अब मोदी सरनेम को लेकर जो उनका दिया गया बयान था, उसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आई। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले को लेकर जहां राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, इसमें अब कैसे जो तमाम विपक्ष के दल के नेता हैं वो कैसे इसमें बचाव करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब जो पक्ष की पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी है वो हमलावर है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, लेकिन अगर उन्हें ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो क्या उनकी संसद की जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 2 साल से ऊपर की सजा के मामले में आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की सजा गई थी। सदन के चाहे उच्च सदन हो, चाहे निचला सदन हो, चाहे देश का सबसे बड़ा संसद हो, वहां पे जो अगर किसी व्यक्ति किसी सदस्य को 2 साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता कहीं ना कहीं रद्द हो जाती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या राहुल गांधी को 2 साल की जो सजा हुई है उसमें क्या उनकी सदस्यता भी रद्द की जाती है, वो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। लखनऊ में लोहिया की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए अखिलेश यादव। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां लोहिया की जयंती कार्यक्रम में अखिलेश यादव पहुंचे हैं। सारस को बचाने वाले गांव का धन्यवाद भी करते हुए अखिलेश यादव इस दौरान नजर आए। सपा प्रमुख ने भाजपा पर तंज भी कसा है। बीजेपी जानती है दलित पिछड़े जाग गए हैं, इसलिए बीजेपी अब छटपटा रही है। तो अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि केशव मौर्य के जान से मारने वाले बयान पर भी अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें खतरा कुर्सी का है जो कभी भी जा सकती है। तो एक बार फिर इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, अखिलेश यादव लोहिया की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए, इस दौरान वो भाजपा पर तंज कसते हुए नजर आए, क्या कुछ कहा उन्होंने भाजपा को? जी आपको बता दें कि आज देश के पूर्व राजनेता राम मनोहर लोहिया की जयंती है, जिस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज राजधानी लखनऊ के लोहिया पार्क में जाते हैं।
बात की जाए तो उनकी तरफ से आज कहीं ना कहीं उनकी जयंती पर उनके जो प्रतिमा है उस पर पुष्प चढ़ाते हुए उन्हें कहीं ना कहीं लोहिया को याद करते हैं। उसके ठीक बाद जो सारस का मामला है उत्तर प्रदेश का, जिसमें सियासी केंद्र बना हुआ है, इस मामले को लेकर एक बार फिर सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। आपको बताएं कि अखिलेश यादव एक बार फिर सारस के मुद्दों को आज लोहिया जी की जयंती पर उठाते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं सारस को लेकर चिंतित नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सारस इस तरह से उड़कर कहीं जा रहा है तो तमाम जो जानवर होते हैं, जैसे बात करें तो आवारा कुत्ते हैं, चाहे ऐसे कोई जानवर है, वो उसका शिकार बना सकते हैं। और आपको बताएं, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लखनऊ में खुनखुंजी ज्वेलर्स के मालिक को धमकी मिली है, तो खबर लखनऊ से है, जहां खुनखुंजी ज्वेलर्स के मालिक को धमकी दी गई है। लॉरेंस के नाम पर मांगे गए 30 लाख रुपए, तो लॉरेंस के नाम पर 30 लाख रुपए खुनखुंजी ज्वेलर्स के मालिक से मांगे गए हैं। सराफ ने चौक थाने में दर्ज कराई एफआईआर। फोन करने वाले का पता लगाने में जुटी साइबर क्राइम सेल। सराफ की सुरक्षा को लेकर पुलिस रख रही नजर। फोन करने वाले ने वीओआईपी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। ये बड़ी और अहम खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां खुनखुंजी ज्वेलर्स के मालिक को धमकी दी गई है। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी लाया गया कानपुर कोर्ट में। बड़ी और अहम खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां सपा विधायक इरफान को एक बार फिर से कोर्ट लाया गया है। आगजनी वाले मामले में चश्मदीद कनीज जहरा की होनी है गवाही, जिसके लिए एक बार फिर से विधायक को कानपुर कोर्ट लाया गया है। इससे पहले वकीलों की स्ट्राइक के चलते गवाही नहीं हो पाई थी। वहीं कोर्ट पहुंचे इरफान ने नवरात्रि और रमजान की शुभकामनाएं भी दी हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक बार फिर से कानपुर कोर्ट में लाया गया है। दरअसल इस दौरान आगजनी वाले मामले में चश्मदीद कनीज जहरा की गवाही होनी है, जिसको देखते हुए इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट लाया गया है। इससे पहले वकीलों की स्ट्राइक के चलते गवाही नहीं हो पाई थी। कानपुर में करौली बाबा की बड़ी मुश्किल है। आपको बताते चले कि बीते दिनों जहां पुलिस एक बार करौली बाबा के आश्रम में पहुंची थी, तो वहीं करौली सरकार में एक श्रद्धालु अचानक से गायब हो गया है। ये करौली आश्रम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गायब युवक का अभी तक पता नहीं लग सका है। परिजनों ने युवक के गायब होने की सूचना थाने में दी है, तो लगातार करौली बाबा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जहां एक डॉक्टर ने पिटाई का आरोप लगाया था, तो वहीं अब एक युवक के भी गायब होने की खबर आश्रम से सामने आई है। एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा इस मामले की जांच पड़ताल भी करती हुई नजर आ रही है, तो करौली बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। करौली सरकार में एक श्रद्धालु गायब हो गया है, जिसके परिजनों ने पुलिस में इस मामले को लेकर के एक शिकायत दर्ज कराई है। गायब युवक का अभी तक पता भी नहीं लग सका है। वहीं परिजनों ने युवक के गायब होने की सूचना थाने में दी है। आपको ये भी बताते चले कि करौली आश्रम में बीते दिनों पहली बार पुलिस पहुंची थी, जहां डॉक्टर की शिकायत के बाद पुलिस जांच पड़ताल करने पहुंची थी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, करौली बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और अब यह आरोप लगाया गया है कि उनके आश्रम से एक युवक गायब हो गया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी मुस्कान, पता चला कि करौली बाबा को लगातार देखा तो मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि करौली सरकार को एक मामले में डॉक्टर वाला मामला भी हाल ही में चल रहा है प्लस में। और देखा जाए कल कहीं ना कहीं देखा तो आश्रम जो है कल मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, दिनों पुलिस। तो उसके बाद देखा जाए तो आज सुबह जो है झारखंड से आए श्रद्धालु में 4 श्रद्धालु में से एक श्रद्धालु गायब है, जिसकी सूचना जो है वर्रा बिजनौर थाना क्षेत्र में जो है दोबारा फिर तहरीर दी गई है। इसकी जांच करने फिर दोबारा पुलिस टीम पहुंचेगी आश्रम पे। अच्छा उपेंद्र, एक अहम खबर ये है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि आश्रम के अंदर सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो क्या वाकई में फुटेज सीसीटीवी आश्रम के अंदर लगे हैं या नहीं लगे हैं? जी मुस्कान, जिस तरह से देखा है तो यहाँ पे मैं इस टाइम में मौके पे करौली आश्रम पे ही हूँ। देखा है तो सारे जो कैमरे सीसीटीवी फुटेज पे सब जहाँ तक बाबा बैठते हैं वहाँ तक जो है सब सारे कैमरे सीसीटीवी फुटेज में मौके पे हैं। तो फिर अगर सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगे हुए हैं, तो क्या लगता है कि पुलिस गुमशुदा युवक की तलाश करने के लिए उस फुटेज का सहारा ले सकती है?
जी बिल्कुल, जो यहाँ पे कानपुर दक्षिण जोन जो एडीसीपी अंकिता शर्मा है, वो इस मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज जो है सारे खंगाले जा रहे हैं। वो मौके पे इस मामले की जांच कर रही हैं, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं करौली सरकार को मामला लेकर के हाईटेक होता चला जा रहा है। इस पे ज्वाइंट कमिश्नर प्रकाश तिवारी और कमिश्नर जो बीपी जोगदंड जो है वो उसकी मॉनिटरिंग खुद स्वयं कर रहे हैं। बिल्कुल उपेंद्र, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।